नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ओला कंपनी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे एक इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी आज रास्ते पर आने की कगार पर आ पहुंची है। इस खबर में हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, कुछ लोगों और संगठनों के कार्य को देखकर स्वतः एक ही कहावत स्मरण में आता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसे लोगों का भगवान भी कुछ नहीं कर सकते और इन्हीं में अग्रणी है ओला कंपनी। ये कंपनी दिवालिया होने के मुहाने पर है। जल्द ही कंपनी पर ताला भी लग सकता है, परंतु कंपनी की हेकड़ी नहीं गई है और इसने सरकार पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन सरकार ने इसे दर्पण दिखाते हुए ओला से पूछा है कि उस पर किस कारण से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों में निरंतर आग लगने के कारण केंद्र सरकार ने आवश्यक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें ओला भी शामिल है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग के मामले में सख्त रुख अपनाया है। केंद्र ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियों ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और प्योर ईवी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें इन कंपनियों को चेतावनी देते हुए पूछा गया है कि खराब इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। खबरों के अनुसार कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए जुलाई आखिर तक का समय दिया गया है। जवाब मिलने के बाद सरकार तय करेगी इन कंपनियों के खिलाफ किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जानी है। इससे पूर्व अप्रैल में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थीं। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पिछले महीने प्योर ईवी और बूम मोटर्स को नोटिस भेजा था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा और उसे कंपनियों के जवाब का इंतजार है। सरकारी जांच के शुरुआती फाइंडिंग के मुताबिक आग लगने वाले सभी इलेक्ट्रिक स्कूटरों में बैटरी सेल और डिजाइन में खराबी थी, परंतु ओला ने मानो उल्टा चोर कोतवाल डांटे का रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार पर टेस्ला को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जिससे सरकार का 36 का आंकड़ा रहा है। ओला के उच्चाधिकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार उनके साथ पक्षपात कर रही है और टेस्ला जैसे विदेशी प्लेयर्स को ईवी के क्षेत्र में प्राथमिकता दे रही है। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, पर यह ध्यान देने वाली बात है कि ओला कंपनी यूं ही नहीं दिवालिया होने के मुहान पर आई है। इसके कई कारण हैं। व्यवसाय लोगों की रुचि को अपने पक्ष में करने की कला है। इस प्रक्रिया में थोड़ा धोखा शामिल है, क्योंकि आपको विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों को लुभाना होता है, लेकिन धोखा भी ऐसा देना चाहिए जिससे कि उन्हें एहसास ही ना हो कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्हें यह प्रतीत होना चाहिए कि उनके लिए सब कुछ बढ़िया था। यह किसी भी व्यवसाय की मौलिक जमीन है। ओला ने उसी का पालन करने की कोशिश की, लेकिन ग्राहकों के असंतोष से पता चलता है कि उसने वास्तव में अपने अनकहे दायित्वों का सम्मान नहीं किया। क्रेडिट के लिए कंपनी ने खाद्य और वित्तीय सेवाओं में विस्तार करके विविधता लाने की कोशिश की, लेकिन कैब्स आय का एक प्रमुख स्रोत बना रहा, जिससे विविधीकरण के प्रयासों में प्रभावी रूप से बाधा उत्पन्न हुई। इसके साथ ही यह भी सच बात है कि कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक नहीं दिखती। बिना किसी लाभ की उम्मीद के कंपनी को हजारों करोड़ का घाटा हुआ है। ऐसे में यह कह सकते हैं कि आज कंपनी की जो माली हालत है, उसके लिए कंपनी स्वयं ही जिम्मेदार है। ओला को भारत में राइड शेयरिंग का अग्रणी कहना गलत नहीं होगा। 20वीं सदी के पहले दशक के अंत तक भारतीय ऑटो और कैब चालकों के अनावश्यक नखरे से तंग आ चुके थे। ऑटो और कैब चालक अनावश्यक अधिक किराया वसूलते थे और तब भी ठीक से गाड़ी नहीं चलाते थे। ग्राहक अक्सर उन्हें उनके अंतिम गंतव्य से कुछ किलोमीटर दूर छोड़ जाने की शिकायत करते थे। इसके अतिरिक्त ड्राइवरों की पहचान की अस्पष्टता लोगों के लिए सुरक्षा चिंता का विषय थी। ऊपर सूचीबद्ध समस्याओं में से एक का सामना IIT ऑफ बॉम्बे के स्नातक भाविश अग्रवाल ने किया था। उनके द्वारा बुक किए गए एक ड्राइवर ने भाविश द्वारा अपनी यात्रा के बीच में उच्च किराए की मांग को स्वीकार नहीं करने के बाद सवारी छोड़ने का फैसला किया। तब भाविश olatips.com नामक अपनी साइट के माध्यम से छुट्टियां और अन्य प्रकार की यात्राओं की प्लानिंग और उनकी जानकारियां प्रदान करते थे। इस घटना के बाद उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को कैब बुकिंग में बदल दिया। भाविश का यह विचार शानदार था, लेकिन उस वक्त देश में निवेश का माहौल इतना अच्छा नहीं था। यूपीए के दौर में इतने घोटाले हुए कि अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास डगमगा गया। एक नए बिजनेस मॉडल के लिए निवेश प्राप्त करना लगभग असंभव था, लेकिन स्थानीय उद्यमियों ने अपने साथियों के दर्द को समझा। कुछ महीनों के बाद स्नैपडील के संस्थापक कुणाल बहल, अनुपम मित्तल और रेहान यार खान कंपनी में मुख्य निवेशक बन गए। उन्होंने इस विचार में $330 का निवेश किया। ओला ने अपने टैली में ड्राइवरों को जोड़ना शुरू कर दिया।
ओला ने यह रकम ग्राहकों को डिस्काउंट देने पर खर्च की। पहला निवेशक मिलने के 1 साल के भीतर ओला ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एक अमेरिकी निवेश दिग्गज को सीरीज ए के निवेश के दौर में ओला कंपनी में $5 मिलियन निवेश करने के लिए प्रेरित किया। ओला को और बढ़ावा मिला और अब इसका चालक आधार बढ़ता चला गया। ड्राइवर अब कहीं भी 70,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे थे। ऑनलाइन कैब का बाजार भारत में बहुत बड़ा था। इसको देखते हुए अगस्त 2013 में उबर भी भारतीय बाजार में उतर आया। उबर ने आते ही ओला को कड़ी चुनौती दी। उबर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उबर ने बाजार को अपनी तरफ खींचने के लिए जमकर डिस्काउंट देना शुरू किया। लंबे समय तक उबर घाटे में रही, लेकिन उसने ओला को फ्री हैंड नहीं दिया। प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप ओला आक्रामक हो गई। भारत में उबर के लॉन्च के 3 महीने बाद ओला सीरीज बी फंडिंग में $20 मिलियन तक पहुंच गई। 8 महीने बाद सीरीज सी दौर में इसने $41 मिलियन को आकर्षित किया। दूसरी ओर ओला को भारतीय बाजार में खुद को मजबूत करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। अगले दौर की फंडिंग में ओला को $210 मिलियन मिले। निवेश के मामले में 2017 कंपनी का सबसे अच्छा वर्ष था, क्योंकि इसे निजी इक्विटी और द्वितीय बाजारों से अतिरिक्त निवेश का समर्थन प्राप्त था। अक्टूबर 2017 में टेंसेंट होल्डिंग्स और सॉफ्टबैंक समूह ने $1.1 बिलियन के निवेश के साथ ओला पर भरोसा किया। 2017 के अंत तक ओला को विश्वास होने लगा था कि उसने एक अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक तंत्र विकसित कर लिया है। यह विश्वास था कि ड्राइवर अन्य सेवाओं के लिए नहीं आएंगे। इसी तरह ओला शेयर जैसी अपनी पहल के माध्यम से ऐसा लगता है कि ग्राहक खींचने की रणनीति पर शून्य हो गया है। अब ओला ने अपने निवेशकों को वापस भुगतान करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। व्यस्त समय में ओला ऑफलाइन ऑटो से कहीं ज़्यादा चार्ज करने लगी। प्रारंभ में ग्राहकों ने उन्हें एक बार की घटना के रूप में सोचा और उच्च कीमतों को एक तरफ रख दिया। लेकिन एक बार जब यह एक नियमित मामला बन गया तो लोगों को एल्गोरिथम में गलती का एहसास होने लगा। अपनी दैनिक यात्रा की दिनचर्या पर पकड़ बनाने के बाद ओला अपने ग्राहकों से अधिक शुल्क लेती थी। नतीजतन ग्राहकों की दिलचस्पी कम होने लगी और उनमें से बहुतों ने अपने वाहन खरीदना शुरू कर दिया। और फिर आई महामारी। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान भारी बचत करने वाले ड्राइवरों को अपनी बचत का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवहन क्षेत्र को झटका लगा क्योंकि लोगों ने यात्रा करना बंद कर दिया। इन ड्राइवरों का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव वापस चला गया। अपने व्यक्तिगत रूप से खरीदे गए वाहनों को औने पौने दामों पर बेच दिया। जो लोग किसी के लिए काम कर रहे थे वे थोड़े फायदेमंद स्थिति में थे, क्योंकि उन्हें दूसरी नौकरी मिल सकती थी। कोविड के दौरान मोदी सरकार द्वारा मनरेगा खर्चा पर जोर देने से वेतनभोगी ड्राइवरों के लिए चीजें सामान्य होने तक गांव में लौटने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम किया। 2020 में ओला को 2208 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हालांकि यह पिछले साल की तुलना में लगभग 300 करोड़ कम था, लेकिन ओला के राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही थी। यह इस बात का संकेत था कि यह जनता के बीच कितना लोकप्रिय है। ऐसे में अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो ओला नियमों के दायरे में रहकर काम करे, अन्यथा रास्ता नाप ले। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।